morning. AFM, one step ahead of what you did in Inter. Sorry to say, but वो baseless था. हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आज हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे फ्रॉम इंटर टू फाइनल. अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नाम से भी अगर थोड़ा इंटरेस्ट है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स या आपको फाइनेंशियल मार्केट्स या आपको मनी एंड फ्यूचर से इंटरेस्ट है, सो ये सब्जेक्ट आपके लिए, इन शॉर्ट आपके लिए, क्योंकि आप सब कुछ इसमें ही करने वाले हैं. क्योंकि वंस इट इज वेरी one of the very complex chapter subject, which is the complexity of the chapter is removed in Inter. You can take it that way. हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, आप सबसे पहले आपने जो भी अपने चैप्टर पढ़ा है, आप कोई भी चैप्टर का नाम लो, सीए इंटर का कैपिटल बजटिंग, मतलब ये लेके उसने मेन चैप्टर का नाम लिया कि सर हमें कैपिटल बजट करना है, वेदर इट्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन और a dividend decision or a financing decision. In any of the cases, what you primarily see is money inflow, money outflow. It's obnoxious. How can you predict a money inflow or outflow for future? अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मेरा इंटर्नशिप चालू हो गया and I will be earning so and so money, so this is how I am going to get those money. So ये मेरा, say for example, ऐसी हाइपोथेटिकल बात करते हैं. अभी इंटर्नशिप इन मुंबई, इंटर्नशिप वर्सेस इंटर्नशिप इन लोकल एरियाज. 3 years 4 years पहले तक I was very determined कि it should be in somewhere around Mumbai only. And here are the reasons. The first and primary reason is आप हमें सीखने मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है. कट शॉर्ट टुडे, तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, 3-4 साल पहले तभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर का सीवी नहीं था. सीवी नहीं था, फर्स्ट. सेकेंड, द ट्रैवलिंग is more dangerous, more riskier, and sorry to say, the best time to start this lecture today is look at the temperature. You are drained while you reach office. You are almost finished while you reach home because you lost lot of energy. And the paramount factor is, अरे 3 years पहले तक हमको 3 साल का आर्टिकलशिप था, अब 2 साल का आर्टिकलशिप है, जिसमें प्रिंसिपली आपको बोल रहा है छुट्टी नहीं दूंगा बॉस, ना एग्जाम के लिए ना किसी चीज के लिए. भले वो आपको बाद में, सी दिस इज हाउ एवरीवन हैज टू स्पीक. दे आर नॉट गोइंग टू वॉक देयर टॉक. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, वो आपको अगर बोलता है कि मैं आपको 1 दिन भी छुट्टी नहीं दूंगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर अ स्पैन ऑफ 2 years. वो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो अंडर प्रेशर. ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि आपने इंटरव्यू में तो बोला था सर इतना छुट्टी दोगे, अभी क्यों नहीं दे रहे हो. इट इज ऑलवेज अंडर कमिटमेंट एंड ओवर डिलीवरी. दैट इज द रूल विच वी हैव टू फॉलो टुडे. बिकॉज पहले 3 years में लेजिटिमेट तरीके से इंस्टीट्यूट बोलता था ये छुट्टी दो, ये एग्जाम्स के लिए छुट्टी दो. मैं आपको बताता हूँ, द फर्स्ट थिंग विच इंस्टीट्यूट डिड इज 3 years बैक उन लोगों ने सीए को भी ग्रेजुएट के जितने क्वालिफाई कर दिया. इट इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड डिग्री. अ सीए विल बी ट्रीटेड एज अ ग्रेजुएट आल्सो. सो सॉरी टू से, अगर आप सीए कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, इट इज एब्सोल्युटली ओके. ये आपने किसी को बताया नहीं? बताया इसको, बताया ओटी में, बताया नहीं, नहीं बताया. मतलब क्या किया उन लोगों ने? ऐसे क्या होता था, देयर इज अ मिनिमम इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन. आप अगर इंडिया के बाहर किधर भी जॉब जाने जाते हो तो 16 years का चाहिए. यहाँ पे क्या किया, उसको अभी 16 years पे लेके आए रिसेंटली एनईपी के नाम पर.
आपको 3 इयर्स का ग्रेजुएशन और 1 इयर्स का एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन करके उन्होंने कर दिया। सो आपका 16 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। अब अगर आपने 12th में ये वाला सेक्शन, ग्रेजुएशन वाला सेक्शन नहीं किया और आपने सिर्फ सीए किया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, एंड सीए का तो आपको बेनिफिशियल मिलता ही है। सो इसी के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया, नो छुट्टी फॉर एनी ग्रेजुएशन एग्जाम्स। तो मुझे बताओ, अब ये जो 3 फैक्टर है, ये 3 फैक्टर को मैं याद रखता हूं। मैं बोल नहीं सकता हर स्टूडेंट को कि मैं पहले क्यों बोलता था। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे 1-2 फॉर्म में ही जाते थे, और वो फॉर्म वाले मुझे बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं होता था, ये हम लोग इंस्टीट्यूट में है ही नहीं, बस एक रिकग्निशन होता था कि वी आर आल्सो हैप्पी फॉर देम एंड दे आर आल्सो हैप्पी फॉर अस। सिर्फ दिवाली में एक मिठाई का बॉक्स यहां से वहां पे जाता था, वहां से यहाँ पे आता, दैट्स इट। अभी वही फॉर्म बोलता है, अरे सर सर आप भेजते नहीं होता। अरे मैंने बोला नहीं ना, मेरे को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कुछ रहेगा तो मैं जरूर भेजूंगा। बच्चों के बारे में मैं ये सब बात करूँ, बच्चों के साथ क्यों बात करूं, व्हाई शुड आई क्लैरिफाई। वो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि सर का कुछ रीजन है ये बोलने का। अब मुझे बताओ, क्या ये फैक्टर्स अदर देन फाइनेंशियल्स आपने इंटर में पढ़ा फॉर एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस? इट वाज प्योर फाइनेंशियल्स। एग्जांपल, सर एनपीवी पॉजिटिव आया कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा एनपीवी नेगेटिव आया, फिर भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। क्लासिक एग्जांपल इज अनलिश्ड स्कूलिंग। When I see a 3 years net present value, whatever the amount is invested and what of the amount is going to be invested, it is NPV is nil, या negative for 3 years. This is the 3rd year. फिर भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। Why? Because operations of synergies बोलते हैं इसको। इधर का चीज यहां पे यूज होता है, यहां का चीज यहां पे यूज होता है। सर नहीं समझा, सिंपल है ना। एक क्लासिक एग्जांपल ले लो, एक क्लासिक एग्जांपल ले लो। एक अभी एडमिशंस या इंक्वायरीज का लेते हैं, कभी उधर जाके बात करते हैं, कभी इधर जाके बात करते हैं, उधर जाके बात करते हैं। कौन बात कर रहा है अभी के लिए? दिस इज टर्म्ड एज ऑपरेशंस ऑफ सिनर्जीज। ये सिनर्जी हो रहा है ना मेरे लिए, ये तो तुमने देखा ही नहीं। दैट ऑल फैक्टर्स आर व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, which will be important for taking decisions. तो वहां पे जो सीखा था वो पार्ट यहाँ पे हम एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, और एक्चुअल फैक्टर्स यहाँ पे आता है। नॉट ओनली प्रेजेंट एनपीवी बट देयर आर अदर्स फैक्टर्स आल्सो, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क। किधर लिया आपने कि अगर वॉर हुआ तो एनपी, सर उसका जो कैश फ्लोज है ये इतना ही रहेगा क्या? ये चेंज नहीं होगा सर। अगर वॉर हुआ तो ना सर, तो ये रिस्क है ना, तो रिस्क को भी तो फैक्टर करना पड़ेगा ना। तो हमारे सब्जेक्ट में सबसे पहले जो चीज आपको बुक्स में लाना है दैट इज रिस्क। एंड आज आपको मालूम पड़ेगा, रिस्क एक 4 लेटर का वर्ड है, लेकिन बेटा रिस्क के टाइप्स 8 है। अलग अलग टाइप के रिस्क है। कैसे? आपका ही ले लो, मूविंग टू मुंबई एंड वर्किंग इन कल्याण, रिस्क क्या है? ट्रेन, ट्रैवलिंग। जैसे हम ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला भी, मैं बोला वो रेड रेलेवेंट है, तू तेरे घर से कल्याण में यहाँ पे जा रही है कि यहाँ पे जा रही है, दैट इज इररिलेवेंट। तेरे लिए फैक्टर्स क्या होना चाहिए? मूविंग आउट ऑफ कल्याण एंड इन कल्याण। इनफैक्ट मूविंग टू डोंबिवली तो भी एक रिस्क है। क्यों? पहला, आर यू गोइंग बाय ट्रेन, तो इट्स अ रिस्क। आर यू गोइंग बाय बाइक, वो भी रिस्की है। लुक एट द रोड्स, if you are going to spend 1 hour, 1.5 hours
out of 24 hours while moving one way, that means you are going to take the double the hour coming back. If you invest more than 8% for a work, 8% the time, 2 hours, 2 divided by 24, somewhat around 8% ही आएगा. So that is more than the inflation which you are factoring in. मतलब एक तो इन्फ्लेशन, ऊपर से तुम्हारा डिफ्लेशन एनर्जी, मतलब 16% का तो जो भी आपको मिल रहा है उसका लेस 16% करो ना पहला किधर भी. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग if you are getting 10,000 in Mumbai, तो उसका 16% माइनस कर दे टू गेट इन कल्याण मिनिमम. उसके बाद ट्रैवलिंग बिल का खर्चा माइनस हुआ अलग, प्लस तेरा फूड यहाँ पे रहेगा, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू कैरी योर टिफिन. माइनस छोटे मोटे काम कल्याण के कल्याण में आप सॉल्व कर लोगे. तो टेक्निकली कल्याण में when your home state, it's a home state, a home city, it should be somewhere around 40%, 50% only. If you are getting that, and if you are getting more than that, you should be luckiest. If you are getting less than that, तो पहला क्वेश्चन आएगा वो 1000 रुपए के लिए क्या तुझे ये डिसीजन लेना है क्या मूविंग टू ये. तो ये सब फैक्टर्स हमें देखना, हमें ये बिजनेस से रिलेटेड देखना है, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड देखना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखना है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन final FM. Previously it was known as strategy, financial management. There was a strategy. Now there is no strategy. Look at the markets. Everyone has a strategy, but no one earns. सबको लगता है ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं. क्यों? There is a look at the news yesterday. Unfortunately, I was looking at a news, and I can term it as unfortunate only because अभी भी भरोसा नहीं जो मैंने सुना वो सही है क्या. तो इसको अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे कि कुवैत ने रेडिएशन लीक का एडवाइजरी जारी किया कि there was one Iranian missile which hit at Iranian missile which hit at Israel's nuclear plant. So Kuwait just 250 kilometers away has issued an advisory कि कल जो हिट हुआ है ना वहां से रेडिएशन लीक हुआ है. So कुवैतियंस को बोला गया है stay indoors. If that is true, then there will be mass loss of financials. I'm not talking about humans. Maybe. अच्छा हाँ मैंने स्क्रीन शेयर किया ही नहीं, और वैसे मैंने तो कुछ अभी तक किया भी नहीं. मैं करता हूँ. क्या बात कर रहा था? फाइनेंशियल लॉस ह्यूमन का तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि देयर विल बी समवेयर और द अदर दे विल ट्राई टू प्रिवेंट द मिनिमाइज द ह्यूमन लॉस. जीरो तो नहीं होगा बट मिनिमाइज तो होगा ही. हाँ, there will be a crosswind which will take that radiation away and the radiation will be going higher in the atmosphere which will be eventually reducing the maybe, I don't know, maybe I'm not a nuclear analyst or this, so there will be loss of financials. अगर ऐसा कुछ होता है तो the financial markets will be reacting heavily. Let's see. So बस हमें ये सब रिस्क के बारे में पढ़ना है. एक बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकता है and how you are going to
मिटिगेट दोज रिस्क। अब मिटिगेट दोज रिस्क मतलब, हाँ अभी अभी जो ये जो रिस्क है, ये एक रिस्क आपको मैंने बताया, व्हाट इज द वे आउट, आप रास्ता कैसे निकालोगे, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दोज रिस्क। आई सर मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा, अच्छा हाउ, दैट इज नॉट पॉसिबल, दोज रिस्क आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, those will be there because of environment, because of human interference, because of various reasons, policies and everything. So in this chapter, we are going to study types and different forms of risk. आपका एक इलेक्टिव पेपर है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इकोनॉमिक्स होता है और लॉ होता है और आरएम होता है, आरएम भी एक है शायद, if I'm not wrong. So आपको मैं इतना बोल दूंगा कि वो वाला सब्जेक्ट आरएम will be closely linked with this. There is a high correlation between these two subjects. यहाँ पे भी प्रैक्टिस लगेगा, वहां पे भी प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन अगर आपको ये 2 साल तक कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है, तो थियरी ले लो, जो जनरली बहुत लोग ले लेते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इकोनॉमिक्स, एंड खत्म कर दो। जो भी है वो उनसे सीनियर से बात करो, वो उन लोग कर लेंगे हेल्प। और मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ऐसे मत पकड़ो, क्योंकि अभी के रिजल्ट में एक स्टूडेंट सब सब्जेक्ट में पास हुआ, बट इलेक्टिव में 19 मिला, ओपन बुक टेस्ट में 19 मिला, सब में पास हुआ, एग्रीगेट भी हो गया, बट ओपन बुक में 19 मिला, और ये टाइम का ओपन बुक टेस्ट ही थोड़ा टफ था। सो टेक दैट डिसीजन वेरी वाइज कि आपको कौन सा इलेक्टिव लेना। इज दैट क्लियर? कंसल्ट करो, कंसल्ट करो, एक बार ले लिया तो पीछे मुड़ के मत, मेन तो वो है, नहीं तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, तो आपको हमेशा वो दूसरा वाला तो अच्छा ही लगेगा, व्हेन देयर इज एन ऑप्शन। इज दैट क्लियर? So let's start with begin with risk and its management, how to manage those risks. Any organization, business organization से related पढ़ना है, ये हमें business organization से related पढ़ना है, because हम लोग जो अभी करने वाले हैं वो business से related ही सब chapters करने वाले हैं। कैसे सर? business का acquisitions and mergers, दो business किस तरह acquire होते हैं, merge किस तरह होते हैं, दो business का आपको किस तरह वैल्यूएशन करना है, बिजनेस के शेयर्स का किस तरह आपको एनालिसिस करना है, शेयर्स व्हाट वी कॉल एज, अच्छा खासा आपको इधर नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। जो आपने कैपिटल बजटिंग किया वो इसके बाद होगा कंटिन्यूएशन में, वो सारा कैपिटल बजटिंग पढ़ के आना, क्योंकि जब यहाँ पे कैपिटल बजटिंग होगा तो दैट विल बी एडवांस कैपिटल बजटिंग, सेम सम्स taking into consideration all those factors, that factors are nothing but your risk, and you are going to solve those sums over again. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ले लो ना, आप लोगों ने जो कैपिटल बजटिंग किया था उसमें लिखा था 2 years to 1 year to 10th year इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए का, तो हम लोग क्या करते थे, उसका एन्युटी फैक्टर लेते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। एक मिनट, इन्फ्लेशन नाम का चीज नहीं है क्या? तेरा आज का 100 रुपए, और 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद का 100 रुपए, तो 100 रुपए से कंपेयर कर रहा है ना। हमारा जो अकाउंट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग कभी भी इस इन्फ्लेशन को फैक्टर नहीं करते हैं, वो अभी फाइनल में करना स्टार्ट करें। सो हमारा एडवांस कैपिटल बजटिंग है, वो हम लोग सीखना है। इज दैट क्लियर? 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो, there is lot of noise in the market, there will be lot of noise, look at the results of final, अभी का रिजल्ट ले लो ना, काय कोई बात करते हैं, इंटर का रिजल्ट ले लो, अभी का इंटर का रिजल्ट ले लो। आप लोगों में से जो आप दोनों में से मेरे ख्याल से ये दोनों ही थे, आप लोग जब ITOT के बैच में बैठे थे तो 50 स्टूडेंट्स में से 6 जन तो अपने थे, 6 से 7 तो अपने यहाँ पे बैठे थे, उसमें से पास हुए 2,
और पूरे आईटी में से 5 में 4, तो तुम इतना सोचो कि 6 में से 2 निकले, दैट इज 1/3, एंड 44 में से 2 निकले। सो आपको ये डेटा पे ध्यान देना। एंड दोज पीपल वेर गुड ऑब्वियसली। अगर कोई भी आईटी ओटी कर रहा है बिफोर रिजल्ट, तो वो तो पॉजिटिवली ही कर रहा है। जिसको पता है फेल होने वाला है, उनको तो हम काउंट भी नहीं कर रहे, और उनकी तादाद हमेशा 50% तो रहती है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइस, बट मेन जो आपको देखना है दैट इज सच डेटा, क्योंकि ये डेटा नहीं आता है मार्केट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुमको क्या लग रहा है कि इंटर का रिजल्ट अभी तुम्हारे वजह से खराब आया? नहीं, ये तुम्हारे वजह से खराब नहीं आया। अगर हम बैठ के थियरी को बैठ के बात कर सकते, ये चीज समझो। जब थियरी रहता है ना तो हम बैठ के बात कर सकते, जब प्रैक्टिकल रहता है ना तो सर ने हर सम सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो जितना जरूरत है मैं उतना करूंगा, उससे ज्यादा ही करूंगा। अभी तो फाइनल है तो तुमको मैं दे भी सकता हूँ करने के लिए। अरे लेकिन आपका प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है ना, दैट इज व्हाट इज लैगिंग। स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करते वाया ऑनलाइन लेक्चर्स एंड यूट्यूब वीडियोस, खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करते, कैसे लिखेंगे वो? मैं पहली बार शॉक हो रहा हूँ, सीए फाउंडेशन का एक स्टूडेंट एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आता है, हाँ, और मुझे बोलता है अरे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं फेल क्यों हो रहा है। मैं बोला बेटा तू तेरे इंस्टीट्यूट में आके बात करे, पर बता तो सिर्फ पेपर। बोलते बताया सर, वो बोलते वो एग्जाम में पेपर को चेकिंग टफ चेक किया। मैं बोला ठीक है एक बार बता दे, क्योंकि रिलेशन से आए। रिलेशन मतलब मेरे फाइनेंशियल रिलेशन, आप समझो प्लीज। वो रिलेशन मतलब मेरे लिए ब्लड रिलेशन इतना कोई मैटर नहीं करता। वो एट द एंड ऑफ द डे पिरामिड का ही पार्ट है, दैट्स इट। वो कभी रिलेशन नहीं बनता, नहीं बनेगा। वो कैसे बन सकता है? आई डोंट नो व्हाई पीपल ऑलवेज फ्लैम्बॉयड विद ब्लड रिलेशन, आई डोंट नो। तो फाइनेंशियल रिलेशन, तो मैंने बोला बेट बता दे रहा ओपन कर, तो उसने मुझे क्लिक करके ओपन करके दिया। पहला ओपन हुआ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, और उसने लिखा था डेट, डेट की जगह पे सीरियल नंबर। मैं बोला बंद कर। मैं बोला तेरा बेसिक मिस्टेक है। बोलता सर क्या? बोला तुझे नहीं समझ में आ रहा है? बोलता नहीं। बोला तो डेट लिखता है ऊपर और नीचे सीरियल नंबर लिख रहा है, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड? तो दैट इज बेसिक मिस्टेक। तू मत लिख डेट चलेगा, लेकिन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए ना, वेयर यू कैन बी साइलेंट ऑन सम थिंग्स, नॉट ऑन एवरीथिंग। वेयर यू डोंट हैव डेटा, तो डोंट गिव नेगेटिव व्यू ना। एटलीस्ट यू राइट ना कि आई डोंट हैव डेटा, पुट अ क्वेश्चन मार्क, बट यू कैन नॉट गिव अ नेगेटिव व्यू। मतलब खत्म हो गया, तू बाकी कुछ भी एंट्री लॉस और रिडम्पशन, मतलब लॉस वर्ड यूज ही नहीं कर रहा है, इट्स अ प्रीमियम। सीए फाउंडेशन में क्या एक्सपेक्ट करता है? इंटर का फाउंडेशन पेपर चेक करके मार्क्स देगा? बोलता नहीं सर हमको बताया नहीं। बोला देखो मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को दिखा मैंने बता दिया, अब तू देखते रह। क्योंकि हाथ डालना भी तो डेंजरस ही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाथ डालना भी तो डेंजरस है। मैं उसको कुछ भी बोलूँ, एट द एंड ऑफ द डे वो 3 इयर्स बैठ के आया, उसके लिए तो, बट वो कोई नहीं देखता कि रिजल्ट क्या है, क्योंकि वो नॉर्मल है। सो ये जो फैक्टर्स है, हमें ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे सब में। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, तुम्हारे पेपर में शायद कोई नया भी आएगा, जो मेरे पेपर में हुआ था, सीए इंटर एफएम, सीए फाइनल एएफएम। नहीं किया आप लोगों ने बहुत सारे सम्स, एक दो सम्स तो आपने ट्विस्ट करके दिया। अरे पर ट्विस्ट तो किया ना, उसका इंटरप्रिटेशन वही था, बट किया ना उन लोगों ने। तो आपको वो देखना है। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट और द न्यू पार्ट, डोंट टेक इट कि ऐसे ही कुछ तो आएगा। इज दैट क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द, सबसे पहले रिस्क। रिस्क इज अनसर्टेनिटी। अभी अनसर्टेन, ऑल अनसर्टेनिटीज, some risk are, I mean, some risk are uncertainty, all uncertainties are not risk. Some uncertainties are not risk, those are event, those are events. सर कैसे? वो होना ही है। वो रिस्क लिया कैसा? दिस रिस्क इज नॉट वर्थ द टेकिंग। सर कैसे? अरे जिस दिन रिजल्ट आएगा स्टेट इलेक्शन का, जिस दिन स्टेट इलेक्शन का वोटिंग होगा, उसके नेक्स्ट डे पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो सिर्फ अभी
और आपको बोलूंगा तो इस सिचुएशन में इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ाया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में पेट्रोल का प्राइस 25 से लेकर 35% बढ़ गया है। इंडिया में क्यों नहीं बढ़ा? क्यों? कोई अच्छा है करके? नहीं। द आंसर इज वोट है करके, वोटिंग है करके। Am I right or wrong? So this is not risk. डाउनवर्ड रिस्क नहीं है। इन्फ्लेशन अपवर्ड बढ़ेगा ऐसा नहीं है। अपवर्ड रिस्क नहीं है, अपवर्ड है। So these are not risk. These are not, sorry, these are not uncertainties. These are 100% certain event. Which are risk? तो आप फैक्टर कर लो 100% से। Some things are have a zero uncertainty. अरे ये नहीं होगा। इस मौसम में बारिश इस हफ्ते में आना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो तू क्रॉप लगा सकता है। और अगर पकड़ना भी है रिस्क तो 10% का रिस्क पकड़। सो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन रिस्क विद देयर मैग्नीट्यूड्स। तो सबसे पहले ये सब करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ रिस्क समझना है। एक बिजनेस हैज टू फेस। आपने दो टाइप के रिस्क देख चुके हैं। पहला फाइनेंशियल रिस्क एंड दूसरा बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क। Apart from these, there are all other different types of risk. The first is strategic risk. What do you mean by strategy risk? Business has a strategy to run. They always have a strategy. All business have a strategy. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्ट्रैटेजी कि आज मैं ये चैप्टर इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर नेक्स्ट खत्म हो जाएगा आज ये पूरा आपको, फिर नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग थोड़ा और उसका कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है। क्या इसमें रिस्क नहीं है? है। अनफॉर्चुनेटली सब बंद हो गया लाइट्स का। स्ट्रैटेजी है। जैसे आज ये स्ट्रैटेजी होने के बावजूद देयर कैन बी समथिंग व्हिच विल बी नॉट वर्किंग, बट दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, हैज वर्कड। देयर इज नो रिस्क इन दिस स्ट्रैटेजी कि मैं इसके बाद जो चैप्टर दूंगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देयर इज नो रिस्क इन दिस स्ट्रैटेजी, बट बिजनेस में स्ट्रैटेजी है। कैसे स्ट्रैटेजी रिस्क है? वी आर नॉट गोइंग टू सेल ऑन क्रेडिट, सो दिस इज स्ट्रैटेजी रिस्क। We are not going to sell on credit. This is a strategy which the business took. We are not going to sell in this market. It's a strategy. जैसे फॉर एग्जाम्पल Mercedes not opening a showroom in a village. It's their strategy. Such and such a bank not opening their ATMs in village. It's a strategy. But does this strategy have any risk involved? Absolutely. क्या उसका मतलब क्या? मर्सिडीज के कार गांव में नहीं बिकते ऐसा? गांव वाले मर्सिडीज नहीं लेते, गांव वाले लोग पैसे एटीएम यूज नहीं करते, but they are ready to leave that. So and so bank always focus on corporate clients. So and so bank always focus on retail clients. They are the strategy. हम उनको ही cater करेंगे। Compliance risk, the most important. Compliance risk, बहुत सारी चीजें आपको compliance में लानी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एवरीथिंग। ये रूल्स के कंडीशंस के अगेंस्ट है या कंप्लाई करना पड़ेगा, ये स्टार्ट ऑडिट के अंदर आता है, ये आता है स्टार्ट ऑडिट में काम करिए कर ले। सो देयर इज अगेन अ कंप्लायंस रिस्क फॉर अ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, पे एग्जांपल के साथ दिया है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखो, ऊपर वाला सबसे बेसिक एग्जांपल स्ट्रेटेजी रिस्क में कोटक, दे इग्नोर दी। आपको पता रहेगा ना शायद,
सोनी और कोटक, सोनी वर्सेस कोटक में बात भी किया था कि कोटक 1990s में सबसे बड़ा कैमरास हुआ मार्केट का, वो दे वर पैरामाउंट, वो टाइम पे वो दे वर मार्केट लीडर्स। बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक एम्प्लॉय उनके पास आया एक प्रोडक्ट लेकर कि हम लोग कोटक कोटक के मैनेजमेंट की तरफ एक प्रोडक्ट आया कि हमारा एक एम्प्लॉय उसने एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाया है कि वो बोल रहा है डिजिटल कैमरा, जिससे क्या होगा, आपको फोटोज प्रिंट करके रखना नहीं पड़ेगा, डिजिटल कॉपी मेंटेन होगा। जबकि कोटक का अच्छा खासा बिजनेस प्रिंट मीडिया भी था, मतलब वो लोग प्रिंट करके भी देते थे, शादी के एल्बम्स और ये सब प्रिंट करके एक अलग से उनका पूरा एक आता था। तो कोटक वाले उस पर हंसे कि तू हमारे वन ऑफ द लीडिंग कोर बिजनेस पे हिट करना चाहता है और तेरा प्रोडक्ट एक छोटा सा पेन ड्राइव में रहेगा। आज का ले लो, कोटक एग्जिस्टेंस में नहीं है। वही एम्प्लॉय ने क्या किया, जाके सोनी को वो बेच दिया और सोनी डिजिटल कैमरा लेके आया। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। नोकिया इग्नोर्ड डिजिटल कैमरास, सॉरी कोटक इग्नोर्ड डिजिटल कैमरा, नोकिया मिस्ड टच स्क्रीन। द फर्स्ट, मैं उस टाइम पे रेवोल्यूशन प्रोडक्ट के टाइम पे मैं एग्जिस्टेंस में था, मैं नोकिया का मतलब वो 3310 वो लेके घूमता था। मेरे को मालूम अच्छी तरह से वो वेब फेंक दो तो भी कुछ नहीं होगा, मोबाइल मोबाइल ही है, टच स्क्रीन कीपैड वाला। सबसे पहले आया सैमसंग, जिसने मार्केट हिलाया, दैट वाज सैमसंग कॉर्वी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलेगा हमको वो सैमसंग कॉर्वी, ये देखो, ये ऐसा मोबाइल था और ना फिर वो स्लाइड होता था। ये देखो, ये वाला नीचे, ये दिख रहा है, ये वाला, फिर वो स्लाइड होता था और वो खुलता था। रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, 9,999, वो याद भी है लेकिन मेरे बजट के बाहर। वो अच्छी तरह याद है, मैं पहला कॉर भी देखा, अच्छा येलो कलर का, ये देखो ना कलर्स, देखो ना उसके, ये देखो, ये देखा था पहला, मेरे को अच्छी तरह याद है। मेरा पहला वाला वर्ड was शी। ये देखो ना ऐसा, ये वाला दिख रहा है क्या, ये कैसा लग रहा है ना, मैं बोला क्या लेके घूम रहा है तू, बोलता अरे ये देख, कीपैड भी है और टच स्क्रीन भी है, और तभी टच मतलब टच। आज का टच मतलब यार सेंसिटिविटी क्या है, तभी मतलब सब मुश्किल से करना पड़ता था, होता था। मतलब सैमसंग वाले को बताता था टच इतना अच्छा नहीं है करके उन्होंने कीपैड भी दिया, इन शॉर्ट, समझे ना। तो मेरा मेरा कैसा, मेरा तभी से ऐसा था कि यार क्या है। फिर आया स्लोली स्लोली सैमसंग के एडवांस फोन्स, ये देखो ये वाला अच्छा लगा था, सैमसंग फॉरवी का, तो मतलब मेरा था इसमें, लेकिन लेना नहीं था। क्यों नहीं, मतलब एक तो अफोर्ड नहीं कर पाता, दूसरा मुझे नहीं पसंद आया, वो तो रहता ना कुछ कुछ लोगों का। फिर आया नोकिया में, इसी जनरेशन में नोकिया आया। नोकिया ने पहले मना, तभी नोकिया का मान, नोकिया वॉज मार्केट लीडर। तब नोकिया ने जैसे मर्सिडीज है ना, नोकिया उसका वेरी क्लोज मोबाइल्स में, ऐसा समझो। तो उसने E50 लॉन्च किया, ई क्लास वॉज फॉर बिजनेस। और मेरा फर्स्ट फोन ये E50, ये वाला ब्लैक, एंड इट वॉज सॉलिड, मतलब ठीक है टच स्क्रीन नहीं है, बट उसमें जॉयस्टिक दे दिया तुमने ऐसा मूव करने के लिए। और दिस वाज वेरी क्लोज टू ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी का, ब्लैकबेरी में टच स्क्रीन भी था और कीपैड भी था, ब्लैकबेरी ऐसा। इसका पीछे का पार्ट भी कोई 50 का फर्स्ट वाला, सॉलिड एकदम सिंपल, कुछ ऐसा ये नहीं। और दैट वाज माय फर्स्ट, बट उन्होंने टच स्क्रीन को मोटिवेट नहीं किया, एंड नाउ दे डोंट इवन एग्जिस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट इज जेरोक्स adopted to laser printing.
अब जेरोक्स एक कंपनी है, फिर हम लोग जेरोक्स बोलते हैं, वो जेरोक्स एक कंपनी है, दे अडॉप्टेड टू लेजर प्रिंटिंग। आज के युग में जो लेजर प्रिंटिंग ज्यादा चलता है, इंक प्रिंटिंग में, जैसे आपको सिंपल समझना है तो एक लेजर मतलब उसमें ये रहता है, कार्बन जैसा छोटा सा ब्लैक मॉलिक्यूल जैसा रहता है, पाउडर जैसा रहता है, जबकि इंक में इंक मतलब समझे ना, वाटर बेस्ड रहता है। तो दे अडॉप्टेड टू लेजर प्रिंटिंग, दैट वाज देयर स्ट्रेटेजी। जैसे मैं आपको बोला कि ये इनका है compliance risk में, a cement company ensuring sugar business in a new state with different laws। जैसे आपको पता रहेगा अभी महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है, तो महाराष्ट्र के जो कंप्लायंस रहेंगे, दे वर वेल, दे विल बी वेल बोलते हैं ना, यूज टू, वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को उसको, दे विल बी वेल यूज टू समझो सच थिंग्स, तो दे हैव अ प्रॉपर पॉलिसीज, whereas any other country, other city, other state, दे आर नॉट यूज टू सच। है तो आपने उधर आके सीमेंट फैक्ट्री खोला, सो वो लोग भी कंप्लायंस सीख रहे हैं और वो भी तुमको बोल रहे हैं कि ये कंप्लाई करो, वो कंप्लाई करो, है क्या नया नया रूल आ रहा है। जैसा अपने साथ हुआ ना, आज थाली बजाओ। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्क। यस, अगर आपको एक अच्छा बड़ा फैक्ट्री ओपन करने का है और फैक्ट्री इज प्रिडोमिनेटली लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री, तो आप उसको ऐसे स्टेट में ओपन करने को सोचोगे जहां पे वो वाले टाइप के लेबर्स मिले। और आपको अगर सीए फॉर्म्स करना है और आप बोलोगे आपका सीए फॉर्म किधर है, एक ऐसे स्टेट में जिसका जो लेबर इंटेंसिव स्टेट है, तो नहीं चलेगा ना। दैट इज ओनली रीजन सीए फॉर्म सारे मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में, क्योंकि वो यहाँ पे ही मिलेंगे ना आपको। तो दैट इज ओनली रीजन यहाँ पे सीए बन जाते हैं, चार हब बन गया है। एंड फाइनेंशियल रिस्क, यस, पैसा। एक स्टेट आपको सब्सिडी दे रहा है, दूसरा स्टेट आपको ग्रांट दे रहा है, तीसरा स्टेट आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो आपने कुछ नहीं में खोला, तो यू आर टेकिंग अ फाइनेंशियल रिस्क। जबकि दूसरी जगह पे आपके पास क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास है ना ऑप्शन, यू कैन मूव टू दैट स्टेट एंड आस्क फॉर मनी। सो दीज आर the four types of risk: strategy risk, compliance risk, operational risk, financial risk. In short, आपने देखो ना, strategy risk is about adapting to change. कोटक ने change accept नहीं किया, they are out of the market. Whereas Xerox ने adopt किया, they are leaders, one of the leaders. अब जो सबसे important हमारे लिए आता है, that is what is called as financial risk. क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क? पैसे से रिलेटेड। अब अगर मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं तो सिंपल है, पहला रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। आपने किसी को पैसा दिया या पैसा आप किसी से लेना चाहते हो, वो पार्टी का रिस्क नहीं है आपको, वो रिस्क को फैक्टर करने के लिए आप इंटरेस्ट ले रहे हो। अरे इंटरेस्ट जो आप ले रहे हो वो इन्फ्लेशन को बीट करने को, बात समझ में आ रहा है? बट देयर आर वेरियस रिस्क। तो पहला रिस्क क्या आ गया? काउंटर पार्टी रिस्क। इफ ही डिफॉल्ट्स, आपको सिंपल लगता है क्रेडिट कार्ड बिजनेस सबसे ज्यादा बैंक के लिए कब फायदेमंद होगा? जब ड्यू डेट में पैसा देंगे कि जब ड्यू डेट में पैसा नहीं देंगे? वेरी गुड। क्यों देंगे? ड्यू डेट आया, मैंने मेरा पैसा दे दिया, तीनों के दिन रॉन्ग है मतलब अभी देंगे। सर ये क्या सीन है? एग्जैक्टली, लिसन केयरफुली। एक एग्जांपल देते हैं, आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, बिजनेस आपको मशीन दे रहा है, मशीन। तो क्या होता है, दैट बिजनेस व्हेन दे गो एंड ask for the machine with the banks, what bank says? We are going to charge 2% of the transaction. That means, say fortunately, if you pay 10,000 rupees using a card, it might either it can be a credit card or be a debit card. It's a card, physical plastic card. When you make the payment is received by the business. The answer is no.
The payment will be settled to the business in next working day. So your account will be debited at that given point of time. The amount will be 10,000. And next day, the amount will be credited to the business by 9,800. 2%, no? So where is the 200 rupees? Is what the bank is charging. Apart from the rentals, for the machine, charges for the machine and everything. Apart from that. Is that clear? And on the due date, how much you paid? 10,000. So this is what the business model is all about for a credit card or debit card. Now, if you don't pay that 10,000, then what happens? But that is a later part. That is against the model of the bank. What bank is thinking? कि मेरा पैसे कमाने का तरीका क्या है? मैं इससे 10,000 लेगा, मैं उसको 9,800 दे देगा, मेरे पास 200 रुपए आ जाएगा, ड्यू डेट में अपना पेमेंट कर देगी. ये मेरा मॉडल है ना. जब ये मॉडल को आप तोड़ोगे तो आ गया ना वहां पे कैपिटल रिस्क. तो याद रखना, हमें जो दिखता है वो गलत रहता है. सो पहला आ गया काउंटर पार्टी रिस्क. बैंक को भी ना, अब बैंक क्या हो गया? बैंक डर गया जब ड्यू ने पैसा नहीं दिया. फिर वो, क्योंकि अभी उनका कितना स्टेक पे हो गया? 10,000. समझे? सो दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क. उसी तरह से कोई भी जब किसी को पैसा देता है, आप कमाने का देखते हो, लेकिन अरे वो 100 रुपए भी तो है ना. So that is the counterparty risk. Next हो गया बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी. ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अरे हर एक पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी है, हर एक पार्टी का अपने अपने गुड टू गो मैन है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है बिजनेस जीतने का. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना तरीका होता है पैसे कमाने का. हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर के लोगों को ही या फेवर के टाइप के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे. तो देयर इज अ पॉलिटिकल रिस्क. आपने स्ट्रेटेजी बना के बाद में मालूम पड़ा अचानक गवर्नमेंट गिर गया, या गवर्नमेंट चेंज हो गया, या गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. सो देयर इज ऑल्सो पॉलिटिकल रिस्क. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बोलता हूँ. कोविड लाइक सिचुएशन सुना ना ये? I don't know, somewhere in the parliament, I don't know, there is one person in the parliament known as Prime Minister of India. Get ready with the COVID-like situation. Public hang, पेट्रोल गैस वैस भरना शुरू, लॉकडाउन आ रहा है, न्यूज़पेपर चालू, टीवी फ्लैश, लॉकडाउन फिर से. अरे ये बोलने की जरूरत थी क्या? ऐसा कोई बोलता है क्या? वही अगर कोई दूसरा पार्टी का कोई पॉलिटिकल लीडर होता था तो imagine Arvind Kejriwal speaking like this. That is not possible. Imagine any educated person speaking like this. Not possible. So that is what we call as political risk. अरे यार ये अभी वो ट्रम्प को ही ले लो, उसको जिससे डर है उससे वो डर रहा है, उस पर वो अटैक नहीं कर रहा है. और जिससे डर नहीं है उसके दोस्त को जिससे डर है उस पर अटैक कर रहा है. अभी ये ऐसा इंसान ही कर सकता है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उधर बैठा है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, वो हाथ में मिसाइल लेके बैठा है यूएस की तरफ अटैक करने के लिए. वो मिसाइल से बोलते ना साहब, वो सिर्फ ऐसा है, उसको सिर्फ एक माचिस से आग लगाने का, ऐसा छोड़ देगा वो स्टेट भी नहीं छोड़ेगा, वो यूएस की तरफ छोड़ेगा. उनको रिस्क उससे है, उसको कुछ नहीं कर रहा है. दूसरा कंट्री ईरान जिससे कुछ नहीं किया, जिसका कुछ लेना देना बनता नहीं, उसके इजराइल का उनका बचपन से झगड़ा है और आगे भी चलते रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी इसको पता नहीं क्या हो गया, ये और वो मिलकर
ये तो वैसा हुआ ना कि वो सास बहू के झगड़े में वो सास के साथ इन लॉज भी आ गए, जो रहते नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन झगड़े में तो आ जाते हैं ना। वो वैसा हुआ सीन। अरे लेकिन उसमें अपने को नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। हाँ, ये तो शायद मेरे ख्याल से आपको पता ही है, लेकिन इसमें जरा डीप डाउन करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई मार्केट्स आर रिएक्टिंग दिस वे, देयर वाज अ रेट कट व्हिच द मार्केट एंटिसिपेटेड 3 months बैक कि अभी ना आगे जाके रेट कट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस, जिससे बिजनेस को ग्रो हो सकता है या बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो देर इज अ फ्यूचर प्रॉफिट, उसको फैक्टर करके अभी शेयर का प्राइस बढ़ने लगा था। वॉर हो गया, अब इंटरेस्ट रेट कम छोड़ो, स्टेटस को है जैसा है वैसे ही। अरे बढ़ेगा नहीं, ये तो रिस्क है ना, बढ़ेगा ना, अपवर्ड रिस्क है। क्यों? इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ेगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा ना। The cost of the products will increase, resulting into inflationary risk. Those inflation have to be taken into consideration by the central bank, will always increase the interest rate. So देखो ये इवेंट की वजह से ये ऐसा हो गया, तो these are interest rate risk. Next, currency risk 94। मेरे को मालूम है, मेरा लास्ट चैप्टर फॉरेक्स, लास्ट बैच का जब चालू किया था 1.5 महीने पहले, तब 89 पॉइंट समथिंग था। चैप्टर खत्म करते करते 94 हो गया। अरे 5% एक महीने में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक महीने में 5%, आगे मैं रिपीट कर रहा हूं, एक महीने में 5%। अरे पूरा मनी, इंडिया इज अ ग्लोबल विलेज। अरे पर ट्रांजैक्शन तो यूएस डॉलर्स में होते हैं ना भाई, तो अपने को कितना फर्क, एंड वी आर द नेट इंपोर्टर, तो अपना बिल कुछ नहीं करके भी 5% बढ़ गया, जो भी आउटस्टैंडिंग था। समझे मैंने क्या बोला? करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, पैसा शॉर्टेज, कैश नहीं है मार्केट में, किस तेरे पास कैश नहीं है, तू क्या करेगा? तुम जाके किसी और से पैसा लोगे, लिक्विडिटी चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिक्विडिटी रिस्क। बिजनेस में पैसा चाहिए, पेमेंट करने के लिए पैसा आने वाला है, लिक्विडिटी रिस्क। सो दीज आर दी 5 सब कैटेगरीज ऑफ only one. We are not here to study about strategy because that is in strategic management. We are not here to study about compliance because that is what you have to study in law and everything. We are not here to study about operational risk, business operation है, OM से related है वो। We are here to study about financial risk. These are the 5 subcategories of financial risk. So I hope यहाँ तक clear है। Take 5 minutes, ये दोनों पेज पढ़ लो, और कोई भी वर्ड नहीं समझा कुछ भी रहेगा, and see, डायरेक्ट हम लोग एक लेवल अप जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे आएगा, आपको शायद नहीं आएगा, एक बार पूछ लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कोई वर्ड ऐसा एकदम सिंप्लीफाइड सिंपल. नेक्स्ट, इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. और फाइनेंशियल रिस्क हर एक को अपनी अपनी तरह से इम्पैक्ट करता है. जो पहला जो है शेयर होल्डर्स को, फाइनेंशियल रिस्क, डेट, फाइनेंशियल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेजेस. फर्क पड़ रहा है ना कैसे. इक्विटी शेयर्स पे रिस्क ऑफ बिंग लास्ट पेड, सबसे लास्ट उनको पैसा मिलता है, तो देयर मनी विल बी, देयर कैपिटल इज एट रिस्क. एट द एंड ऑफ द डे देयर कैपिटल इज एट रिस्क. कंपनीज व्यू excessive borrowing resulting into no or low profit available for the distribution of shareholders including preference shareholders. और अगर प्रेफरेंशियल रिस्क भी तो है, बट वो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी के पास पैसे की बचेगा क्या करने के लिए. अरे टू इन्वेस्ट फर्दर, टू हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम. कंपनी को हमेशा जरूरत पड़ता है. गवर्नमेंट व्यूज, government cannot allow some types of business who at a whole impact the government financials or public interest. सबसे सिंपल एग्जांपल विल बी जेट एयरवेज ले लो. मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, आज नहीं, जब जेट एयरवेज के बारे में जब गवर्नमेंट चेंज होगा तब एक बुक आएगा और उसका हेडिंग होगा हाउ गवर्नमेंट डेलिबरेटली कट द विंग्स ऑफ जेट एयरवेज. अरे जो भी इशू हो रहा है होने दो. तुम किसी कंपनी को, एक एयरलाइन इंडस्ट्री को, एक एयरलाइन को घोषित कर सकते हो कि ग्राउंड ऑल योर एयरक्राफ्ट फॉर द इल मैनेजमेंट. आप मैनेजमेंट को चेंज कर दो, इंपैक्ट होगा. अरे पर बिजनेस तो बंद नहीं होगा ना. यस बैंक मोनिटोरियम आपको याद रहेगा तो क्या किया, बैंक रन मोनिटोरियम लगा दिया 3 दिन के लिए, कोई पैसे निकाल नहीं सकता. दैट क्रिएटेड व्हाट, फाइनेंशियल रिस्क ऑन द शेयर होल्डर. 3 दिन तक लोग रुके थे, अरे पैसे निकालने नहीं मिल रहा, और जैसे 3 दिन के बाद आया पैसे निकालेंगे पब्लिक बिकॉज दे आर फाइनेंशियल रिस्क. अरे तुम मोनिटोरियम क्यों लगा रहे हो, जैसा भी एचडीएफसी के साथ हो रहा है. आपने मोनिटोरियम लगाया क्या, आपने किया क्या, किसी का बड़े भी इंडसइंड के साथ भी किया क्या, इतना बड़ा फ्रॉड आया था. अरे तो आपको उसको मिटिगेट करना है, आप उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक का पैसा डूबा तो गवर्नमेंट को ही वो बोलेंगे. गवर्नमेंट के फाइनेंशियल्स भी खराब होंगे. गवर्नमेंट, कुछ एग्जांपल, बैंक्स, दे आर टू गुड टू फेल. उन बैंक्स को कंपनी बंद ही नहीं होने देगी, क्योंकि वहां पे पब्लिक का लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए रहेंगे, और उनके ऊपर रुपए लेंगे छोड़ो, उनके ऊपर डिपेंडेंसी भी तो है. सो गवर्नमेंट को भी तो एक डर रहता है कि जिसमें पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. इमेजिन एचडीएफसी, कुछ उसको हो जाता है. एचडीएफसी कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 11.5% ऑफ निफ्टी सेंसेक्स. अरे तो 11.5% समझ में आ रहा है. इसका 10% will impact 1% of the sensex. समझा ना ये कोरिलेशन. सो गवर्नमेंट, सो इसी के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वैल्यू एट रिस्क. एक वैल्यू एट रिस्क का एक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं. समझो 2% ए एंड बी, पहले ए एंड बी कर लीजिए. ए का नेट एसेट है 80,
नेट एसेट समझता है। वो मुझसे आता है, मुझे 40 मांग रहा है, तो मैं उसका फाइनेंशियल देख रहा हूँ और मैं बोलता हूँ 80 है, 40 है, तो मेरा वैल्यू मतलब कुछ नहीं आया एडिशनल। तो क्या मेरे 40 सेफ है? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या मेरे 40 सेफ है? तुम लोगों का पार्टनरशिप फर्म है, तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म का नेट एसेट इज 80, तुमने मुझसे 40 मांगा, तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मेरे 40 सेफ है? क्यों? अरे है ना तुम्हारा नेट एसेट, देंगे कि नहीं देंगे मतलब मेरा लेंडर है। तुम्हारा नेट एसेट कितना है? सब माइनस करने के बाद ना, इन शॉर्ट तुम्हारा कैपिटल कितना है? तो मेरे बिना पैसे दिए तुम कैपिटल रिटर्न ले सकते हो क्या? सेटल होना चाहिए ना सब लाइबिलिटीज। लेंडर यार, कम ऑन ब्रो। अरे समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं 80 के ऊपर एक्सपोज कर दूं, मैंने आपको कितना दिया? 100, और तुम्हारा है, तो मेरा व्हाट इज माय वैल्यू एट रिस्क? समझ गए ना? मतलब मेरा रूट कितना तक है? मैं बोलूंगा समवट 20, वो 80 का 75 70 होगा वो छोड़ो, बट समझे ना व्हाट इज द वैल्यू एट रिस्क, तो दैट बिकम्स योर, समझाना लॉजिक ऑफ लॉजिकल अमाउंट। अब हर चीज में नहीं कर सकते ना ऐसा, ये तो पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई कंप्लायंस है, कोई कंपनी है, ये में नेट एसेट का वैल्यू, नेट एसेट का वैल्यू includes assets at book value, those assets are not at realizable value, तो वैल्यू भी वापस कम होगा एंड ऑल, मतलब technically the value at risk is different. What is value at risk? What VAR is a statistical measure that estimates the maximum possible loss on an investment over a period of time period under normal market condition at a specified confidence level. Normal market conditions में तुम्हारा वैल्यू 80 है, बुक कर दूंगा, रियलाइज वैल्यू तो अलग हो जाएगा ना, तो रियलाइज वैल्यू की कॉन्फिडेंस लेवल, तो दैट बिकम्स माय वैल्यू एट अ कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल इज नथिंग बट योर Z स्कोर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको दिया। सो सबसे सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट इज वर्स्ट सिचुएशन में कितना है, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? वर्स्ट सिचुएशन में क्या है? तुम्हारा डेटा कितना 80 है ना, मैं बोला तुम्हारा वर्स्ट मेरा आएगा, तुम्हारा आएगा 30, और मैं तुमको लेंड कर रहा हूँ 40, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? तुम्हारा 80 नेट एसेट, मैंने कैलकुलेट किया वर्स्ट केस सिनारियो में तुम्हारा 30 तो आएगा ही, और मैंने तुमको लेंड कितना किया 40, तो व्हाट इज द वैल्यू वर्स्ट केस सिनारियो में? व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनारियो, व्हाट विल बी द लॉस? इज दैट क्लियर? फीचर्स ऑफ वैल्यू एट रिस्क, सबसे पहले टाइम पीरियड देखा जाता है, वो तो बिना देखे तो होएगा ही नहीं ना, क्यों टाइम पीरियड देखा जाएगा? अरे तो वो हमेशा स्पेसिफिक टाइम ही होगा ना, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो एट रिस्क, टाइम चेंज तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी चेंजेस। मतलब आपको अगर समझो किसी बैंक ने बोला है कि मैं आपको 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ, और आप 6 महीने के बाद जाओगे और उस बैंक को बोलोगे मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो जरूरी नहीं है वो 10 लाख रुपए का लोन आज मिलेगा, बिकॉज द टाइम पीरियड हैज चेंज। कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब जो मिलेगा वो चीजों का उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी तो मेंटेन करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो दोज आर बेसिकली एट 95% एंड 99%। ये दो चीज मिलेगा तो आपको मिलेगा लॉस का अमाउंट और दी परसेंटेज। क्या करेंगे हम लोग इसमें? स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सा है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न्स।
आपका कितना स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर करेंगे हम लोग. इट कैन बी अप्लाइड फॉर अ 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और लॉन्गर टाइम होराइजन. हम बात करेंगे कंपनी के बारे में. कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का कौन सा बात करेंगे? कैपिटल के बारे में बात करेंगे. कैपिटल का, कंपनी का कैपिटल क्या होता है? शेयर्स. तो शेयर्स विल बी ट्रेडेड एवरी सेशन, एवरी डे, एवरी मंथ, एंड इट कैन बी फॉर एनी पीरियड. एंड द मोस्ट important, we are going to take into consideration the probabilities. Obviously कौन सा यूज करेंगे? Normal distribution values, which is nothing but your standard normal distribution at 99% confidence level, at 95% confidence level. वो आपको पूरा दे देंगे. रिस्क कंट्रोल, आप रिस्क लो ना, लेकिन देयर शुड बी स्टॉप लॉस which you should accept. Sir, what is stop loss? Say for example, एक सिंपल बोलता हूँ, मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. When the share price was 400, so what is my value at risk? Say for example, एकदम worst case scenario, मैंने देखा कंपनी का वैल्यू 0 है, पूरा 400. ऐसा मेरे को बोलना पड़ा. ऐसे ही अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखूंगा, अगर कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इसका शेयर का प्राइस है 400 रुपया, तो व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? 0. 400 रुपये पड़ोगे, ठीक है ना. अब ये सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस. व्हाट इज स्टॉप लॉस? देख 400 में इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, लेकिन 350 हो जाएगा ना तो एग्जिट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर का लॉस में बेयर नहीं करेगा. सो दैट इज रिस्क कंट्रोल बाय सेटिंग अप लिमिट फॉर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. 50 रुपए का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा, तो आपने क्या कर दिया? स्टॉप लॉस रख दिया. उसी तरह से शेयर्स में भी होता है. आपने शेयर खरीदा 400 200 रुपए में, आपने बोला कि ऊपर गया तो ठीक है, नीचे गया तो मैं 198 में सेल कर दूंगा, तो वो स्टॉप लॉस रख के छोड़ दिया, 198 में सेल कर दिया. जेड स्कोर, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इंडिकेट्स हाउ मच स्टैंडर्ड डिविएशन अ वैल्यू इज फ्रॉम मीन. आपको मीन से कितना डिविएशन आप कितना ले रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर जेड स्कोर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. और इन सबको सिंपल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये पूरा एक कैलकुलेशन है, नीचे दिख रहा है. तो अभी करते हैं उसको. एप्लीकेशन कहां पे यूज करते हैं? वैल्यू एड्रेस कहां पे यूज करते हैं? हम इसको हर वो जगह पे यूज करेंगे जहां पे लॉस हमें दिखेगा, और उस लॉस का मैक्सिमम एक्सटेंड हमें चाहिए. सर, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो क्या मेरा पैसा लॉस हो सकता है? क्या द आंसर इज यस. व्हाई नॉट? इट्स अ रिस्क. कितना लॉस हो सकता है? दैट इज वेयर यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यू एट रिस्क. लॉस हो सकता है कि नॉट वैल्यू एट रिस्क. कितना लॉस हो सकता है इज एट वैल्यू एट रिस्क. क्या आपका 10,000 का 10,000 वैल्यू एट रिस्क है? ये क्वेश्चन है. सो पहला, पोर्टफोलियो लॉस मैनेजमेंट. अरे पोर्टफोलियो है ना आपका, इन्वेस्टमेंट बिकम्स अ पोर्टफोलियो. इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो में फर्क क्या है? इन्वेस्टमेंट includes all the money which you can invest, and that investment will be in different types of categories, shares. that आपका कैसा पोर्टफोलियो? आपने इन्वेस्ट किया यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट के यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, यूएस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया. आपका इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स में है, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है आपके पास, इंडियन गवर्नमेंट के शेयर्स है आपके पास, गोल्ड है आपके पास, आपने खुद ने किधर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके रखा है. these accumulation is what is called as portfolio. आज आप रिज्यूम लेके जा रहे हो, जब आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट होगा, जब आपका एक इंटरव्यू होगा अच्छे लेवल के लिए, तो आप पोर्टफोलियो लेके जाओगे. स्कूल से लेकर सब चीज का, सीए का लेकर डिग्री से लेकर आपका आर्टिकलशिप में आपने क्या अचीवमेंट किया है, आपके फर्म में आपने क्या टारगेट रखा है, आपने वो सब मिलाकर आपका क्या बनेगा? पोर्टफोलियो.
आपने सब मिला करके अच्छा काम किया, तो वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप बोलेगा मैं चार्टर्ड विद सो एंड सो रैंक, बोलेंगे थैंक यू, आप आखिरी में क्या हो जाएंगे, बुक में ही हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे जगह पे जाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि what you are on paper, you are delivering it off paper also. एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी इज नॉट ओनली ऑन पेपर। आज भी ऐसे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, पर उनको जॉब मिला नहीं है और ना ही मिलेगा चार्ट बनने के बाद भी। क्यों? एम्प्लॉयबिलिटी होना चाहिए ना, उसको बात करना आना चाहिए, उसको एप्लीकेशन करने आना चाहिए। हर चीज अगर एम्प्लॉयर ट्रेन करेगा तो कैसे चलेगा? इज दैट क्लियर? सो पोर्टफोलियो लॉस का मेजरमेंट, measuring the maximum possible loss of any portfolio or trading position। आपने जो ट्रेडिंग करने के लिए जो पोजीशन लिखे रखा है उससे रिलेटेड आपका कितना लॉस होगा, पोर्टफोलियो का मैक्सिमम लॉस आप देख रहे हो। परफॉर्मेंस बेंचमार्क, परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑपरेशन और ट्रेडिंग एक्टिविटी। देख इसका मैक्सिमम लॉस इतना है, इसका मैक्सिमम लॉस इतना है, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। ट्रेजरी लिमिट, फिक्स इंडिविजुअल डीलिंग्स लिमिट for front office personnel in treasury department। देख बाबा, ये ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर, ये ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर। ट्रेजरी बॉन्ड्स आर नॉट नथिंग बट अ कंट्री का सोवरेन बॉन्ड्स, लेकिन उसका डिफॉल्ट रिस्क इतना नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू रिस्क इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वहां पे भी कर सकते हो। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, enable management to decide trading strategy based on risk tolerance। आप 10% तक का रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, आपने मैनेजमेंट को बोल के रखा। इसका मतलब क्या है कि आप किधर भी इन्वेस्ट करो, योर टोटल वैल्यू एट रिस्क शुड बी 10% ओनली। आपने इन्वेस्ट किया और उधर इन्वेस्ट करके जो लॉस हो रहा है दैट इज 2% ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, बिकॉज आपका टॉलरेंस लिमिट कितना है, 10%। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, हाँ मिसमैच होता है ना, हर बैंक के बैलेंस शीट्स में एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट हो गई। टाइम भी एसेट से, टाइम मैनेजमेंट, टाइम लायबिलिटी है। अभी से फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट किया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रेपो रेट वाज 5.5, आज रेपो रेट गिरकर 5.25 हो गया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का भी क्या हो गया, रिटर्न्स कम होने लगा ना, और कम होने लगा, बट वो रातों रात नहीं होता, इट टेक्स टाइम, तो दैट इज टाइम मिसमैनेजमेंट। सर नहीं समझा, आज रेपो रेट चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट कल नहीं दिखेगा ना, सब कैलकुलेट करेंगे और टाइम से रिलेटेड जो भी है वो अपना बैंक का बैलेंस शीट्स में एडजस्ट करेंगे, तो टाइम मिसमैनेजमेंट। समझो, यू होल्ड 2 करोड़ शेयर्स, ₹2 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2% पर डे, आपका 2% का डिविएशन दिखता ही है। फाइंड मैक्सिमम लॉस फॉर 1 डे and 10 days at 99% confidence level। सी, हमेशा याद रखने का, देयर आर legitimate 252 trading sessions on an in an year। ट्रेडिंग सेशन मतलब पर डे। सो 2% का लॉस है ऑफ 2 करोड़ विच इज 4 लाख, तो पर डे का आपका क्या वोलेटिलिटी, 4 लाख का आपका चेंजेस दिखेगा। आपको बोला है 99% कॉन्फिडेंस लेवल में, हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे 99% एट कॉन्फिडेंस लेवल में, तो हमको फैक्टर मिलेगा, जो फैक्टर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.33 आपका मैक्सिमम लॉस दिखेगा। 1 डे का वैल्यू एट रिस्क क्या हो गया, 4 लाख इंटू 2.33, तो मतलब कितना हो गया 1 डे का लॉस, 4 लाख इंटू 2.33, मतलब एक दिन में आपका वैल्यू एट रिस्क इज 9 लाख 9.32 लाख 9,32,000। किसके सामने, 2 करोड़ के पोर्टफोलियो के सामने। तो नहीं समझो, अरे 2 करोड़ का 2% इज 4 लैक्स, बट वो 4 लैक्स इज द लॉस, वो लॉस इज एन अमाउंट, उससे रिलेटेड वैल्यू भी तो है।
सर नहीं समझा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने एक कंपनी के डिबेंचर्स में इशू किया एज वेल एज शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कंपनी का कुछ नेगेटिव रिपोर्ट आया जिससे शेयर का प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, डिविडेंड इंटरेस्ट जो है वो अभी स्टेक पे आ गया, अरे तो फिर शेयर का प्राइस भी तो ज्यादा स्टेक पे आ गया। आपको ये सब में शेयर का प्राइस स्टेक पे है, इंटरेस्ट का प्राइस, डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट का आपको से मिल के क्या मिलेगा, सिर्फ हो सकता है कैपिटल रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो आपका देखो वैल्यू एट रिस्क है, ऑल दी करेंसीज, एनीथिंग हैपेंस टू जापान, जापान का इन्फ्लेशन, जापान का इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से जापान का करेंसी का एक्सचेंज रेट विद रेफरेंस टू अदर एक्सचेंज रेट्स चेंज होगा, थोड़ा सा तो चेंज होगा, दैट विल इवेंचुअली चेंज विद अदर कंट्रीज एक्सचेंज करेंसीज। एक एग्जांपल देता हूं, ट्रेड ओवर एग्रीमेंट्स होते थे पहले, जापान का रेपो रेट राइट नाउ आफ्टर 30 years is increased by 50 basis point to 75 basis point। मतलब सर समझा नहीं, अरे आपका रेपो रेट इज 5.25, जापान का रेपो रेट एज ऑफ टुडे इज 0.7, मतलब मनी इज चीपर इन जापान, money is cheaper in Japan, so better we go and borrow from Japan and invest in India। and when these things changes, example मैं आपसे 2 साल पहले जापान में जब बोरो किया तब उसका रेपो रेट था पॉइंट नियर 0, 0.05 या 0.1, तब मैंने बोरो किया था और इंडिया में इन्वेस्ट किया। अब जापान का क्या हो गया, 0.75, इट इंक्रीज बाय 700%, 7 times। तो जो भी मेरा कॉस्ट था, दैट कॉस्ट हैज इंक्रीज टू 7 times, डेफिनेटली मेरे लिए फटका तो आएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेशन से रिलेटेड और करेंसी। ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं, हम ये पूरा चैप्टर में डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट एंड द लास्ट पार्ट इज, जो सब हमने ऊपर किया था उसका एक कैलकुलेशन करके दे दिया है, जिसका आपको अभी नहीं समझेगा क्योंकि ना आप पोर्टफोलियो देखते हो ना कोई मैनेजमेंट देखते हो, बस एक छोटा सा वैल्यू एट रिस्क दिया जो आगे भी आने वाला है। 2 करोड़ का था, उसने 2 जगह पे इन्वेस्ट किया, XYZ और ABC, स्टैंडर्ड डिविएशन 1% है, कोरिलेशन 0.3 है दोनों के बीच में। फाइंड 10 days का वैल्यू एट रिस्क एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। तो देखो 1% ऑफ 2 करोड़ स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज 2 लाख। अब पोर्टफोलियो का बैलेंस क्या हो जाएगा, 2 करोड़ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इनका कोरिलेशन से मल्टीप्लीकेशन, तो पोर्टफोलियो बैलेंस कितना आया, 10.4। सर नहीं समझा, x स्क्वायर x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर, मीन वाला फॉर्मूला यूज हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन वाला फॉर्मूला यूज हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर अपॉन n। सो क्या हो गया, वो 2, आपका 2 करोड़ 2 लाख है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 times of 0.3 is your correlation multiplied by x dash y dash, तो कितना है 10.4। ये 1 डे का आया, उसका रूट निकाल कर 3.22। 10 days का आया तो हमने मल्टीप्लाई करके 10.18 कर दिया, यानी 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 10.18, सो आपको मिल गया 23.72 lakhs। आंसर इसका और उसका सेम ही आएगा क्योंकि उसका कितना था, 2% का स्टैंडर्ड डिविएशन था, यहाँ पे 1% 2 जगह पे था, है तो 2% ही है ना, तो 2.373 आएगा। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, Z स्कोर मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेली स्टैंडर्ड डिविएशन। Z स्कोर ये आपको 3 याद रखना है, ये आपको 3 याद रखना है,
90% का 1.28 है, 95% का 1.645 है, 99% का 2.3 है. Standard deviation of a square plus standard deviation of b square multiplied by 2 times correlation multiplied by standard deviation of a, standard deviation of b. ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ. समझा? तो आपको सिर्फ ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने का है. पहला इज पोर्टफोलियो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर. ये हम लोग आगे करने वाले हैं. अगर थोड़ा सा अगर फॉर्मूला बेस से याद दिलाओ तो दिस लुक समटाइम लाइक दिस. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 times r into standard deviation of a into standard deviation of b. So that is what we call as portfolio variance, जो हम लोग आगे फॉर्मूला पे डिराइव करेंगे और सब कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पे सिर्फ देखिए. This is what your first chapter is all about. मॉड्यूल से पढ़ना है, एक बार पूरा देखना है, and that this should be enough, more than enough. Is that clear? We shall stop here. We'll continue next time with the new chapter. Next lecture में कैल्सी वैल्सी सब लगेगा, रजिस्टर कैलकुलेशन करने को ट्राई करेंगे स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, चलो, बाय एवरीबॉडी.